नमस्कार प्रदेशवासियों। आज मैं उत्तर प्रदेश के मझवा विधानसभा में बैठा हुआ हूँ। ये मझवा विधानसभा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में आता है और मझवा विधानसभा में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और बाई इलेक्शन में यहाँ के मतदाताओं का क्या मिजाज है तो आज मैं उसको जानने के लिए आया हुआ हूँ और हम अपने बहुत पुराने साथी के पास आया हुआ हूँ जो बसपा के कभी कदावर नेता थे और ये मिर्ज़ापुर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 100-200 वोट से मात्र ये हारे नहीं बल्कि इनको हरा दिया गया था। लंबे दौर में ये चलते रहे मान्यवर कांसीराम जी के साथ, लेकिन दौर ऐसा क्या आया कि इनको रास्ता बदलना पड़ा और आज किस रास्ते पर हैं ये खुद ही बताएंगे और मैं आपको ले चलता हूं। और इस क्षेत्र में उनका नाम काफ़ी चर्चित है। ऐसा कोई विधानसभा या इस ज़िले का आदमी नहीं है जो इस प्रतिभा को नहीं जानते। उनका नाम है बदरुद्दीन हाशमी जी। बदरुद्दीन हाशमी के पास मैं सीधे आपको ले चलता हूं और उनकी ज़बानी ही आपसे कुछ बात सुनवाता हूं। हाशमी साहब, हमको ये बताइए कि यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, यहाँ के लोगों का क्या मिजाज है? अभी आप ऐसे दौर में आए हैं जब सिर्फ पर्चे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। अभी किसी पार्टी की तरफ से ख़ास डिक्लेरेशन नहीं है कि कौन किस पार्टी से लड़ेगा। तो मजबूरी ये है कि जब तक हर कैंडिडेट का डिक्लेरेशन न हो जाए कि भाजपा किसको दे रही है, सपा किसको दे रही है या दे चुकी है, जब तक ये मामला क्लियर न हो जाए तब तक इस बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। हाँ, ये एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे मझवा का मिजाज है कि दलित, पिछड़े, मुसलमान सब एक होकर लड़ते हैं। यही कारण है कि जो भी आया और अगर उसके अंदर पिछड़ों की बू है, दलितों से प्यार करने वाला है या मुसलमानों को साथ लेके चलता है, तो 6-6 बार हम लोगों ने इसको जीता है। और भाजपा को एक आध दो बार मुश्किल से चांस मिल गया था एक बार, नहीं तो ये सीट कायदे से देखी जाए तो ये पिछड़ों की सीट है। ये भाजपा भले एक आध बार जीत गई है लेकिन ये पिछड़ों की सीट है और पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी मिलकर ही इस सीट की रखवाली करता है। तो वर्तमान जो आ रहा है चुनाव, उसमें क्या परिदृश्य का मूल्यांकन आप करते हैं? अब इस समय मूल्यांकन यही है कि क्षेत्र की जनता भाजपा के अन्याय से उबी हुई है। हर क्षेत्र में, थानों में आज जो आवाज़ दिया जा रहा है, थाने अपने मन के हो गए हैं। किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। हत्या को आत्महत्या में बदल दिया जाता है। अगर दबंग हैं तो उनकी बाली की जाती है। तो इन सबों से ले करके आज क्षेत्र की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि फिर क्षेत्रवासी आज निर्णय कर रहे हैं कि हमको ऐसे लोगों को हरवा देना है जिनकी वजह से क्षेत्र में नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, नफरती भाषण हो रहे हैं और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हाँ, अगर दलित बोल दे तो उसको जेल हो सकता है, मुस्लिम बोल दे तो उसको 4 साल की जेल हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जो भाजपा के पोसे हुए लोग हैं, वो चाहे कुछ कह दें, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है और हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जो परिवेश प्रदेश का है उसमें सबसे कंडम प्रदेश अगर है तो नफरती भाषण में वो हमारा ही प्रदेश है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं देखा अपनी इतनी लंबी राजनीति में जो वो खुद से नफ़रत के बीज बो रहे हों। आज बड़ा अफसोस होता है कि यह देश किधर जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में ये जो चुनाव आया है, ये 2027 की भूमिका खींचने वाला चुनाव है। तो हम अपने क्षेत्र में अगर निकलेंगे तो इस आशय से निकलेंगे कि उन ताकतों को ज़मीन में गाड़ दो
जो ताकतें हमारे आपके बीच में नफरत के बीज बो रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बीच में यहाँ पर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी बैठे हैं। अभी ये जेल यात्रा भी किए थे पिछले चुनाव के अंदर। मैं हीरालाल मौर्य जी हैं, ये बनारस से आए हैं और यहाँ का मिजाज जानने के लिए और अपने पार्टी के लोगों से मिलने यहाँ आए हैं। तो मैं इनसे चाहता हूँ कि आपको क्या कहना है। हम समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव, मंडल प्रभारी भी रहे हैं मिर्ज़ापुर के। मैं आया हूँ 2000 ये उपचुनाव जो है 2027 का 24 का, ये पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी जितना हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, मैं मझवा की जनता से निवेदन अभिनंदन करने आया हूँ कि ये सरकार पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के निशाना पर लेकर के ये नफ़रत की भावना पूरा देश में फैलाना चाहती है। जैसे हमारे यहाँ अभी घटना हुआ है बनारस में, दानोपुर में, शिवपुर विधानसभा में, ताकि हम लोग का वो शिवपुर विधानसभा भी पड़ता और हमारे संसद जी का, प्रधानमंत्री जी का लोकसभा संसदीय सीट भी पड़ता है। हम लोग, हमारा एक बिरादर नीतीश मौर्य हत्याकांड आप लोग सुने होंगे। इसमें गरीब आदमी, गरीब परिवार, उसके पास न मकान है, एक झोपड़ी है, असहाय आदमी है, उसके एक टांग, एक हाथ पैर काट करके उसको प्रशासन, शासन उसको आत्महत्या बता रही है। और वो हत्या की गई है क्योंकि जो आदमी, जो लड़का अपने से कैसे सर काटेगा, अपने से कैसे हाथ काटेगा, इस लड़ाई को हम मझवा विधानसभा में मौर्य समाज, कुशवाहा समाज से अपील करता हूं कि हमारे समाज के जरूर विधायक लोग हैं इस बात के, जैसे अभी घटना हो गया ये सेवापुर विधानसभा में मिर्ज़ा मुराद में कि मुन्नीलाल मौर्य को तमाम लोग, ब्राह्मण लोग यहाँ पीटे हैं, हत्या हुई है। वहाँ पर जा कर के हम लोग न्याय दिलाने का काम किए ताकि उनको न्याय मिला। एक हत्या हुई तो मैं यहाँ के मौर्य समाज से कहना चाहूँगा कि ये जो मझवा के चुनाव समाजवादी पार्टी को सब लोग मिल कर के, हर समाज मिल कर के वोट दें ताकि भारी बहुमत आने वाला 2027 चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सरकार बने। यही अपनी बात को, जय हिंद, जय समाजवाद। हमारे बीच में एक युवा साथी भी हैं जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ के नेता भी हैं और छात्रों की जितनी भी लड़ाई है और समाज के दबे पिछड़ों की जो लड़ाई है उसको भी ये बराबर अपने साथियों को लेकर के लड़ते रहते हैं। उनको क्या कहना है, वो भी बनारस से यहाँ पर आए हुए हैं मझवा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के लोगों से मिलने और यहाँ का मिजाज जानने के लिए। मैं आशीष कुमार मौर्य आज मझवा विधानसभा में मैं आया हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और हमारे बनारस जनपद से सबसे सटा हुआ विधानसभा है जहाँ उपचुनाव हो रहा है, जहाँ पे मौर्य समाज की संख्या अधिक है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जिस प्रकार के हमले किए जा रहे हैं उसको देखते हुए मझवा विधानसभा के लोगों से मिला और यहाँ के लोगों को ये बताने का काम किए हैं कि ये जो सरकार इस समय है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की बात कर रही है। इस सरकार में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर किसी प्रकार के हमले या हत्या किए जाते हैं तो प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जहाँ भी किया जा रहा है, हमला हो रहा है और
मुकदमे तक नहीं लिखे जा रहे, मुकदमे लिखे भी जा रहे हैं तो उसको आत्महत्या को हत्या में, अरे हत्या को आत्महत्या बताने की प्रयास किया जा रहा है। जहां अभी बहराइच में एक घटना हुई थी जिसमें हिंसक फैलाया गया और खुलेआम देखा गया कि एक समाज के व्यक्ति द्वारा किस प्रकार से किसी के छत पे चढ़ते हैं और झंडे को गिराते हैं। झंडे गिराने के बाद उसकी हत्या होती है और हमारे देश के, अरे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो है वहाँ जाते हैं और आर्थिक रूप से उस परिवार की घोषणा और नौकरी देने की बात करते हैं। वहीं पिछड़े और दलितों की हत्या होती है, अल्पसंख्यकों की हत्या होती है, तो मुख्यमंत्री साहब वहाँ जाना भी नहीं शुरुआत करते ना, उनके कैबिनेट के किसी मंत्री ने उस पीड़ित परिवार से मिलने का भी प्रयास नहीं करते हैं। अभी बनारस में एक हत्या हुई है नीतीश मौर्य की, जिसमें वहीं के एक विधायक का करीबी के द्वारा हत्या की गई है और खुद पुलिस प्रशासन कहती कि आत्महत्या है। जब आत्महत्या है तो हाथ कैसे काटेगा, गला कैसे दबाएगा, पैर कैसे उसका गायब होगा और कैसे वो अपने आप को आग लगाएगा। इसी पर चर्चा है कि उसमें शासन के ही लोग लगे हुए हैं, ऐसा कुछ बात है? अगर ऐसा नहीं होता, क्या ऐसी बात है बताइए। जी पूरी तरह से ये है, और ऐसा कुछ उनके ही पार्टी के कुछ नेता हैं जो अपने ही समाज के लोगों को कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव है। लगातार उन लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई आप लोगों ने इस आवाज़ को क्यों नहीं उठाया। हमारे देश का, हमारे राज्य में खुद उप मुख्यमंत्री हमारे समाज का है, वो इतना दबा हुआ है कि इसकी इंसाफ भी नहीं दिला पा रहा है। सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री साहब सीबीआई जांच भी नहीं करा सकते हैं? उप मुख्यमंत्री साहब हमारे समाज की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं हम लोग की पूरी कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और जहां हम बैठे हुए हैं मजमा विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटी हैं, तो हम चाहेंगे कि हाशमी साहब ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी चर्चा हुई है, ज़रा हमको उसके बारे में तफसील से बताएं। यहाँ एक 10 साल के लड़के को एक सवर्ण व्यक्ति के जरिए वो काट करके दफना दिया गया। बाद में वो किस समाज का बेटा था? वो दलित समाज का बेटा था, 10 वर्ष का, और अकेला बेटा था। और उसको मारने के बाद जब पता लगा तो पुलिस एक्शन में आई और उसको लाश निकलवाई गई, पोस्टमार्टम हुआ, कार्रवाई हुई और उसमें मुलजिम को बचाने का बड़ा प्रयास किया गया। लेकिन आम लोगों के दिलों में ये बात आती है कि अभी तो उनके साथ हो रहा है, जब मुसलमान को गाली दी जाती है तो और समाज बड़ा खुश होता है, लेकिन हम तो सिर्फ निशाना हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हमको निशाना बनाया जाता है, लेकिन उसके आड़ में सारे छोटे छोटे वर्गों को मिटाने का काम किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि इस देश में अब छोटे छोटे दलों को एक हो करके, वोटों का काटना बंद करके, एक हाथ को मजबूत करके दलित, पिछड़ों और माइनॉरिटी को मजबूत किया जाए। ये कैसे होगा? ये जब तक सब लोग सोच नहीं बनाएंगे, पिछड़ों में पिछड़ेपन की बू नहीं आएगी, मुसलमानों में अपने कौम को, इन लोगों को साथ नहीं देंगे, या दलित अगर बहते रहेंगे उन लोगों के हाथों में जो आज खुद भाजपा को जिताने में लगे हैं, तो ऐसे लोगों से मैं समझता हूँ, ऐसे लोगों से फिर बात बिगड़ जाएगी और अब फिर वही 1585 की आवाज़ को बुलंद किए बगैर कोई भी समाज अब बच नहीं सकता। मुसलमान तो सिर्फ एक बहाना है। कहा है राहत इंदौरी ने कि लगेगी आग। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 37 सीटें जीती गई हैं जी, वो पीडीए का नारा दे करके, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का नारा दे करके, तो दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक भाइयों को एकता से तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन बिल्कुल होगा और हुआ है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं मुस्लिम समाज को आगाह करता हूँ कि हमारा समाज, जिसकी रहनुमाई आज ओवैसी साहब पूरे देश में कर रहे हैं, और मैं उसी का प्रांतीय सदस्य भी हूँ, लेकिन मैं आपसे बता दूँ कि आज वो बड़े पैमाने पर मिल्लत की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ वो लोग जो हमको टारगेट बनाए हैं उनका काम नहीं हल होता, इसलिए वो इन लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं। ओवैसी जी भी बड़े बड़े पार्टियों से तो तालमेल करना चाहते हैं,
और छोटे दलों से कहाँ तालमेल करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये ऐसा गलत तो कोई तस्वीर सामने नहीं ये आई। गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। छोटे दल, अभी ये सोनेलाल पटेल जी की लड़की ने हाथ मिलाया था, कहाँ उनके और साथ कभी चुनाव नहीं हुआ है? ओम प्रकाश जी भी हाथ मिलाए, लेकिन उनको एक मंत्री पद ने ले डूबा, वो भी चले गए। तो हम गरीब की बहू हैं, हमारे साथ अभी आने में लोग शर्माते हैं। बात ये है कि जो लालची लोग हैं, जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है, वो हमारे साथ न आएंगे न हमको लेंगे, क्योंकि वो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। उनके कानों पे अभी पर्दे पड़े हैं और आँख भी। जहाँ से भी, जिस पार्टी से भी एकता की बात होगी, हम लोग उसका सबको समर्थन तो करना ही चाहिए। नहीं, ये बात तो सही है। ओवैसी जी ने आज तक इस देश के अंदर जो भी छोटे छोटे दल हैं, क्या उनको इकट्ठा करने का कोशिश किया? नहीं किया है। एकदम किया है, लेकिन हमारे पास है क्या कि हम उनको दे के खुश करेंगे। इसलिए वो मंत्री पद के लालच में, पद के ओहदे में, सरकार के लालच में, कमाई के लालच सबसे में। बड़ी ताकत तो विचार की होती है। विचारों की ताकत अब कम कार्यकर्ताओं में देखी जाती है, अर्थ की ताकत ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है। और जब तक अर्थव्यवस्था पर लोग लगे रहेंगे, समाज इसी तरह लात खाता रहेगा और इनको पद मिलते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस ने भी गठबंधन करके आज देश के अंदर एक विपक्ष का चेहरा तैयार किया है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे लोग एक हों। अगर जालिम के जुर्म से सब लोग परेशान हैं, अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर भाईचारा का माहौल बने, नफरत का माहौल खत्म हो, और बहुत तेज़ी से एक नारा भी चल पड़ा है कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, यह देश हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का है। आपको इस पर क्या कहना है? क्या यह राष्ट्र हिंदुओं का है? मोहन भागवत जी या भाजपा के जितने भी नेता हैं या मंत्री लोग हैं, सभी लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र से क्या वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो है हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू है तो उनके साथ जातिवाद क्यों होती है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। ये देश भारत है और सम्राट अशोक की ये देश है, और जो कि बुद्ध के विचारों पे चलता है। और बुद्ध, कथागत बुद्ध के विचारे सामंत। क्या आप हिंदू राष्ट्र के साथ क्या, कौन सा राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र चाहते हैं क्या? हम लोग बौद्ध राष्ट्र चाहते हैं, ताकि बौद्ध राष्ट्र में जो है कि सबको एक साथ एक समान अधिकार देने का बात करते हैं। और बाबा साहब ने भी उन्हीं के विचारों को। अगर आप बौद्ध राष्ट्र की बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान में बौद्ध की ही बातों को रखा हुआ है। समता, स्वतंत्रता, हाँ। बंधुत्व, न्याय तो भर दिया है। जी, सारी बातों को जो है कि बाबा साहब ने बौद्ध की ही विचारों को संविधान में डाला हुआ है। हाँ, तो और संविधान भी बाबा साहब के विचारों से और तथागत बुद्ध के विचारों से चलता है। और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले नफरत की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र हिंसा की बात करता है, समानता की बात नहीं करती है। चलिए, बहुत अच्छा। आज सुनने में बहुत आता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन इस देश की भौगोलिक स्थिति तो छोड़ दीजिए, सामाजिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ सिख को कहाँ ले जाएंगे आप? सिक्किस्तान बना के अलग करोगे? मुसलमानों को तो आपने बांग्लादेश ये वो करके बांट करके अपना तांबर बना लिया, हमारे आड़ में आप राज कर रहे हो। लेकिन चमार को क्या चमरिस्तान बनाओगे? अगर आप चमार को भी हिंदू मानते हो तो उसको क्या मंदिर में आप पूजा करने के लिए स्थान देंगे? क्या आप उसको पुजारी बनाएंगे? क्या आप आसाम को अलग कर दोगे? क्या आप यहाँ से किसको बनाना चाहते हो आप? क्या मुसलमान ही राष्ट्रपति है, यहाँ का प्रधानमंत्री, सारे पद पर आप बैठे हो? अब हिंदू राष्ट्र बनाकर अब क्या करना चाहते हो, ये बात समझ में नहीं आती। हिंदू राष्ट्र अगर बुद्ध के विचार आज ले लिए जाएं तो सारा बुद्धमय हो जाएगा, न कोई हिंदू रहेगा न कोई मुसलमान रहेगा, सारे लोग एक इंसानियत की ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस देश को बचाने के लिए जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का वो दिया है, ये संविधान दिया है, सिर्फ ये उसी को बचा लें, समझ लीजिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।